कैसे हैं आप लोग? हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 21 वेरिएंट 2-3 नवंबर 21 वेरिएंट 2-3। तो सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहते हैं। A solid cylinder of weight 24 Newton is made of a material of density 850. The cylinder has length this much as shown. और अब गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ इतनी है और वेट इतना है और ये इतना है। शो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस मच। आपने एरिया निकालना है, एरिया निकालना है इस सिलेंडर का। वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। ओके, एरिया कैसे आएगा? तो एरिया तब आएगा जब वॉल्यूम होगा। यू नो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ से एरिया आ जाएगा, एरिया। फिर आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? मास ओवर डेंसिटी। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास नहीं है, W इज इक्वल टू mg। सबसे पहले मास निकाल, W इज इक्वल टू mg। तो क्या हो जाएगा? 24 मास फाइंड आउट करना है, G 9.81। सॉल्व किया, m की वैल्यू आ रही है, सॉल्व करने के लिए 24 over 9.81, 24 divided by 9.81, 2.45 kilograms, 2.45 किलोग्राम मास आ गया। अच्छा जी, अब क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकाल। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। मास कितना है? 2.45 और डेंसिटी कितनी है? 850। 2.45 divided by 850, it gives 0.02, एक और 0.00288 मीटर क्यूब। अब एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ओवर हाइट। वॉल्यूम कितना है? 0.00288 डिवाइडेड बाय हाइट कितनी है इसकी? 0.18। इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं। 0.00288 0.00288 डिवाइडेड बाय 0.18, 0.16। तो प्रूव करना था, वो आ गया है 0.16 मीटर स्क्वायर। 0.016 जीरो भी है, 0.016 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। जो प्रूव करना था वो हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट कहता है The cylinder is attached by a spring to a bottom of a rigid container as shown. इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर को आपने अटैच कर दिया स्प्रिंग के साथ और यहाँ पे रुका हुआ है। और पानी के अंदर कितने हैं? 0.17। यहाँ पे टैप है। The cylinder is in equilibrium. Equilibrium में forces balance में। The bottom face at a depth of 0.17 मीटर नजर आ रही है, बॉटम फेस है और इतनी डेप्थ पे। ठीक है। The tension in the spring is 8 न्यूटन। इसके अंदर जो टेंशन है वो 8 न्यूटन। ओके, स्प्रिंग में टेंशन, स्प्रिंग में जो टेंशन है इसके लिहाज से नीचे होगी कितनी? यदि 8 न्यूटन। शो दैट अपथ्रस्ट निकाल, अपथ्रस्ट फाइंड आउट। कौन कौन सी फोर्सेस हैं इसके ऊपर? ड्रॉ करें। एक तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट है, एक इसका वेट है और एक टेंशन है। बॉडी इक्विलिब्रियम में द मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। तो ये है जी 24 प्लस 8 कितना आ गया? 32 न्यूटन। द अपथ्रस्ट इज 32 न्यूटन। ये प्रूव। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकालनी है। सिचुएशन कुछ यूं थी, ये पानी के अंदर ये ब्लॉक है, फिर अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट। और ये पानी के अंदर कितनी गहराई पर है? 0.17 मीटर। आई थिंक तो यही मतलब कंफर्म यही है। अच्छा भाई, अपथ्रस्ट का आंसर है। अपथ्रस्ट निकालते कैसे हैं? अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं? प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप, लिक्विड का प्रेशर इनटू एरिया। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला याद है आपको? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया में पड़ा हुआ है। अपथ्रस्ट प्रेशर एट बॉटम रो G H of bottom minus
रो जी एच ऑफ टॉप इनटू एरिया। अच्छा टॉप पे तो ये प्रेशर तो जीरो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर तो जीरो है भाई, खाली ये रह गया। आप थ्रस्ट कितना है 32, रो कितना है फाइंड आउट करना है, जी कितना है 9.81, और हाइट कितनी है, हाइट 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 0.17, और एरिया कितना है 0.016। सॉल्व करते हैं। तो 32 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में लिखता हूँ 9.81 9.81 मल्टी 9.81 भी है मल्टी 0.17, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। आंसर 1199, 1199 ऑलमोस्ट 1200, तो 1200 kg per meter cube आंसर। Figure shows the variation in tension with the length of spring. Figure shows the variation of tension F with the length of spring. With the length of spring. Okay. Variation in tension F with the length of spring. Length का और वो ग्राफ है, मतलब ये टोटल लेंथ, उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है 30, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी ना L नॉट, ये 30 है। तो अगर हम इसको जीरो एज्यूम कर लें, इसको जीरो एज्यूम कर लें, ये 10 हो जाएगा 30, ये लोडेड लेंथ 40 माइनस 30 ये 10, 50 माइनस 30 ये 20 हो जाएगा, 30 माइनस 30 ये 30 हो जाएगा। और ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये बेसिकली मैं कौन सी वैल्यूज लिख रहा हूँ, एक्सटेंशन की वैल्यूज लिख रहा हूँ। अभी तो लेंथ का ग्राफ है ना, अच्छा स्प्रिंग का ग्राफ की मैंने क्या कह रहा है, द टॉप एट द बॉटम, the tap at the bottom of the container is opened, so the fixed amount of liquid flows out of the container. The cylinder moves downward, so the tension in the spring changes from 8 to 4. ठीक है जी, वो नीचे आएगा तो determine the change in elastic potential energy of the spring. 8 से 4 होने में change in elastic potential energy. Change in elastic potential energy. 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप बेसिकली अनलोड कर रहे हैं, आप यहाँ से ना, यहाँ से यूँ आ रहे हैं, तो चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल, डिक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल। अब आपने क्या करना है, ये वाला एरिया एक्सटेंशन एक्सिस वाला एरिया ये फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया चाहिए आप, एरिया। तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ट्रेपेजियम बन रहा है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 4 है प्लस 8 है इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 50 माइनस 70 माइनस 50, ये सेंटीमीटर में 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20/100, ये 5 आ जाएगा, 12 over 2 5 are 10, ये 12 और ये 5 हो गया 1.2 जॉल्स। आंसर आ गया 1.2 जॉल्स, एनर्जी निकाल लिया आपने। More liquid is let out of the container until the upthrust of the cylinder becomes 24. Upthrust 24 मतलब वेट के इक्वल हो गया। Determine the length of spring, मतलब upthrust किसके इक्वल हो गया, वेट के इक्वल हो गया। वैसे पहले क्या इक्वेशन थी, अपथ्रस्ट किसके इक्वल था, वेट प्लस टेंशन। अपथ्रस्ट वेट के इक्वल कब होगा, जब टेंशन जीरो हो जाएगी, और जब टेंशन जीरो हो जाएगी, देखो ना टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, स्प्रिंग खींचेगा ही नहीं इसको नीचे, सिर्फ वेट ही ऊपर बैलेंस कर रहा होगा, स्प्रिंग को पुल करने की जरूरत नहीं होगी। तो जब स्प्रिंग में टेंशन जीरो होगी, तो उसके अंदर एक्सटेंशन भी कितनी होगी, जीरो, उसकी लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ, अनलोडेड लेंथ। एक्सटेंशन जीरो है, उसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है अनलोडेड। जब टेंशन जीरो हो जाती है, तो स्प्रिंग की लेंथ वही होती है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, अनलोडेड लेंथ है। अनलोडेड लेंथ क्या है, जीरो टेंशन पे फोर्स चेक करने, लेंथ चेक करने, तो वो 30 सेंटीमीटर बन रही है, देखो ये जीरो टेंशन पे ये लेंथ 30 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन। वर्क डन का फॉर्मूला F into S को एक्सप्लेन कर देंगे, इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है जी। यूज योर आंसर टू शो दैट द SI based unit of work is kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा मार्किंग से में लिखा है इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय
डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो मार्किंग स्कीम वाला तो ज्यादा बेहतर। यूज आंसर टू शो दैट एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस। वर्क डन एनर्जी एक ही बात होती है। पहले वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यूनिट क्या बनेगी, यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है, एम ए, लिख सकते हैं ना, एम ए एस। एम की यूनिट किलोग्राम, ए की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एस की यूनिट मीटर। तो क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। प्रूव। अच्छा आगे कहता है, the metal rod is heated at one end so that the thermal energy flows to other end. The thermal energy E that flows from the rod in time t is given by the expression E is equal to C A T1 minus T2 is this much. A क्या है, cross sectional area, T1 T2 क्या है, temperature at the ends, L is the length of rod, C is constant. Determine the base unit of C. C की यूनिट निकालनी है, जिसकी भी यूनिट निकालनी है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट बनाना C। L मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी चीजें डिवाइड हो जाएगी। C इज इक्वल टू E L डिवाइडेड बाय A, और ये T1 माइनस T2 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं, चलिए T1 माइनस T2 इंटू T। अब यूनिट क्या होगी, E की यूनिट आपको बताया अभी हमने निकाली, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर्स, डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, मतलब T1 भी केल्विन में है, T2 भी केल्विन में, केल्विन में से केल्विन माइनस करेंगे तो केल्विन आएगा। ये ना जब जना इसकी भी केल्विन है और ये भी कैंसिल है तो कैंसिल हो जाएगा, नो कैंसिल नहीं होगा। ये जब टेम्परेचर में से टेम्परेचर माइनस करेंगे तो आंसर पे टेम्परेचर आएगा ना, उसकी यूनिट बेटा केल्विन आएगी, के लिखेंगे यहाँ। T1 और T2 की यूनिट के है, बस के लिखेंगे, और टाइम की यूनिट सेकेंड्स है, लिखेंगे। अब ये मीटर स्क्वायर ऊपर वाले मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो, आपके पास क्या रह गया, केजी केजी एस पावर ए 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर भी आएगा, मीटर पर केल्विन, तो अच्छा ऐसे लिखिए, केजी मीटर पर केल्विन पर सेकंड क्यूब, वैसे भी लिख सकते हैं, यही बन रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। आगे कहता है, अ रिमोट कंट्रोल टॉय, a remote control toy aircraft is flying horizontally in wind. Figure 3.1 shows a velocity vector to scale of the wind and of aircraft. Okay, diagram scale की है। 42 मीटर पर सेकंड का बड़ा एरो है, 23 मीटर पर सेकंड में छोटा एरो है, 54 डिग्री है। ओके, the velocity of aircraft is still air is this, the velocity of wind is this, determine the magnitude of resultant velocity। resultant velocity निकालना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, तो पहले स्केल लेना पड़ेगा आपसे। स्केल के हिसाब से करते से पहले रफ बनाते हैं ना, तो अगर मैं हेड टू टेल रूल लगाऊं तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है, इस वेलोसिटी वेक्टर का ये लाइन ऑफ एक्शन बन रहा है, ये 54 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 54 है ना। तो इस वेक्टर को मैं ड्रैग करके इसको आगे ले आता हूँ, ये आगे आ जाए, तो ये इसको स्टार्ट पॉइंट अज्यूम कर ले और इसको एंड पॉइंट अज्यूम कर ले, तो रिजल्टेंट ये बनेगा ना, ये रिजल्टेंट बनेगा, फाइंड आउट। अगर हम इसके ऊपर कर लें तो ये 42 है और ये कितना है, 23 है ना। कोसाइन रूल लगा लें तो ये x आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल का 23 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 23 इंटू 42 इंटू कॉस ऑफ 54 डिग्री एंगल। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यूज कोसाइन रूल, तो उसने वो नहीं कहा हुआ आपको कि आप जो है ना वो स्केल डायग्राम यूज, ठीक है, स्केल डायग्राम का नहीं कहा, तो क्यू सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर आ रहा है आपका 34 मीटर पर सेकंड, वी एक्स इज इक्वल टू 34 मीटर पर सेकंड। या तो सबसे पहले क्या करें, कि स्टार्ट पॉइंट यू, पहले एक वेक्टर बना लें, 42 अलग से बना लिया,
इस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बना लिया, ये 23 है, और ये एंगल कितना होगा बेटा 54। रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा, इट विल टेक यू डायरेक्टली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, डायरेक्टली ले जाएगा स्टार्ट टू एंड। ये स्टार्ट पॉइंट है ना, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। ये रिजल्टेंट बन गया, v बन गया, x बन गया। अब आपको ये ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स पता है, ये वाली और ये वाली, और ये बीच का एंगल पता है, तो हम यूज कर सकते हैं कोसाइन रूल। यहाँ पे क्या लग जाएगा, जब एक ट्राइंगल की आपको दो साइड्स और बीच का एंगल पता हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तो यूज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को यूज करते हुए वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट, और 34 आ रहा है, ये चलेगा। उससे नहीं मांगा हुआ स्केल डायग्राम यूज करें। The engine of aircraft stops. The aircraft then glides towards the ground with a constant velocity at an angle theta to the horizontal. अब वो एंगल थीटा पे ग्लाइड करते जा रहा है as shown. एयरक्राफ्ट का वेट है 46 न्यूटन. The aircraft has a weight 46 Newton and travels the distance of 280 meters from point X to point Y. Okay. The change in gravitational potential energy is 6100 joules. Okay. The change in gravitational potential energy is 6100 joules. X से Y तक आने में ये हाइट कवर करेगा ना, वो नीचे आएगा। ये लाइन नहीं लगी, ये बनेगी। अच्छा वाह, कैलकुलेट थीटा निकालना। अब दो अप्रोचेज है, यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी हाइट नीचे आए ना, तो आप हाइट की वैल्यू निकाल लें और ये ट्राइंगल यूज करें साइन थीटा h/280, तो भी आ जाएगा। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ये आ जाएगी, यू नो। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। पहले h निकालनी है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 6100। वेट mg की वैल्यू 46 है, इंटू h आ जाएगा। h इज इक्वल टू 6100 over 46। वन 133 ऑलमोस्ट 132.6 है, 133 मीटर। अब साइन थीटा इज इक्वल टू h/280 है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, h की वैल्यू कितनी आई है 133/280। सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ रहा है 28 डिग्री। इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और अप्रोच भी होती है थीटा निकालने की। आपको पता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी का एक और फॉर्मूला भी होता है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी किसके इक्वल होती है, कंपोनेंट ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम यहाँ पे कंपोनेंट वेट ले लें mg sin थीटा इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो चेंज इन जीपी किसके इक्वल होती है, mg sin थीटा इनटू s। mg sin थीटा कहते हैं 6100। mg की वैल्यू कितनी है, वेट 46 sin थीटा और इनटू s की वैल्यू कितनी है 280। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे ना बच्चे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा का आंसर आ जाएगा 28 डिग्री। ऐसे भी कर सकते, आपकी मर्जी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एयरक्राफ्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से उस पर फोर्स बताएं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। assume there is no wind। अच्छा भाई, इंजन कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, इसकी जितनी भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ओके, तो आपको पता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होती है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ तो अंडरलाइन कर लिया करिए, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये फोर्सेस बैलेंस्ड है। अच्छा, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो जितनी भी लॉस इन जीपी है, आपको पता है लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज इन जीपी, और वो किससे कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इसको कहते हैं और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।
तो ये कितना था 6100 into friction into distance, friction into distance, क्योंकि 288 क्या आ जाएगा, अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी ये डिस्टेंस 280 है ना, 280 6100 over 280 it gives 22 newtons, ये आ गई 22 newtons। किसी नहीं जा रहा, अच्छा आगे कहते हैं the aircraft travels from x to y in time 14 seconds, x to y 14 सेकंड में जाता है, okay। The aircraft travels from x to y moves directly towards the observer standing on a ground, जो observer की तरफ आ रहा है, अब यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन होगा। Aircraft emits a sound that travels from x to y, the observer hears the sound of frequency this much, ये observed frequency है, observed frequency। Aircraft की speed given है 340 मीटर पर सेकंड, okay। Calculate the frequency of sound aircraft ने जो sound emit की है, तो आपको पता है observed frequency का फॉर्मूला आपको आता है ना, observed frequency क्या होती है, source की frequency into speed over speed of sound, करीबन मैंने बताया था, फिर होती है तो माइनस speed of source, ये फॉर्मूला है, ये एफएस होती है, एफएस फाइंड आउट करना है, एफएस को सब्जेक्ट बनाओ, ये क्या हो जाएगा एफ ओ इंटू वी माइनस वी एस ओवर वी, ठीक है जी, वैल्यूज डाल दें 450, वी कितने हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी है, ओके स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं हुआ, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, अच्छा ये निकाल लेंगे ना, ये 280 मीटर कवर कर रहा है 14 सेकंड में, ये आपको पता है इतना डिस्टेंस कवर है 14, तो उसकी स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम 28 ओवर 40, 280 meters और 14 सेकंड, 14 टू 20 मीटर पर सेकंड, एयरक्राफ्ट की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, एयरक्राफ्ट की स्पीड 20 है, माइनस 20 ओवर 340, 450 इंटू 320 ओवर 340, इट गिव्स, कैलकुलेटर चाहिए, क्या आ रहा है जी 450 multiplied by 320 divided by 340, 423.5, 424, 424, 424 हर्ट्ज, 424 हर्ट्ज, 420 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, an alpha particle moves in a straight line through a vacuum with a constant speed को अंडरलाइन कर लिया, कि इंपॉर्टेंट होता है, of 4.1 into 10 power 6 meter per second, the alpha particle enters in a uniform electric field from point A as shown, uniform electric field है, अब तो AS के सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा, लेकिन चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। The alpha particle continues to move in the same direction until it brought to rest at point B, यहाँ पे आके रेस्ट पर रुक जाता है। The deceleration of alpha particle is this much, state the direction of electric field, okay। alpha particle में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ रुक रहा है, इसका मतलब है फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन, फोर्स ऑपोजिट कब लगेगी, फोर्स ऑपोजिट लगती है बेटा जब सामने कौन सा होगा पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे कौन सी प्लेट होगी नेगेटिव प्लेट,
जब अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम बी टू ए, ये बताना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करना है। ओके, डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करना है। ओके, हमें क्या पता है, इसका डिसेलरेशन पता है, और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। इनिशियल वेलोसिटी पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है ना, इसका डिसेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। यू नो द इनिशियल वेलोसिटी 4.1 into 10 power 6, 4.1 into 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4.1 into 10 power 6 meters per second। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, डिसेलरेशन है ना, -2.7 into 10 power 14। एस फाइंड आउट करना है। कौन सी इक्वेशन फिट होना होती है, 2as v square minus u square, 2 into -2.7 into 10 power 14 is 0 minus 4.1 into 10 power 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एस एस कहेंगे 2as एस फाइंड आउट करेंगे, एस फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, तो आंसर आ रहा है, लेट मी कंफर्म आंसर क्या आ रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी ना बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती है। 0.031 meters, 0.031 meters आंसर आ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E is equal to F over Q, है ना, F over Q। F की जगह में आ सकता है ma over Q। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, इसका मास होता है 4 यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास की वैल्यू होती है 1.66 into 10 power -27 किलोग्राम। ये अल्फा पार्टिकल का मास। तो 4 into 1.66 into 10 power -27 किलोग्राम। एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन कितना था, 2.7 into 10 power 14, 2.7 into 10 power 14। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, Q। 2 प्रोटॉन्स होते हैं ना, 2 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज, 2 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज 1.6, डाटा शीट पे देख लो आप एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e, ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सब कुछ करने के बाद आ रहा है 5.6 into 10 power 6। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है 5.6 into 10 power 6 वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हो। An alpha particle is at A at time t is equal to 0 on figure sketch with the variation with the momentum of alpha particle as it travels from A to B. Numerical values are not required. Initial momentum तो maximum है, फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। आपको पता है ये मोमेंटम टाइम्स फोर्स किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। फोर्स होती है ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। फोर्स मोशन के ऑपोजिट लग रही है, तो फोर्स इज यूनिफॉर्म, फोर्स इज यूनिफॉर्म, तो ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होगा। तो मैक्सिमम मोमेंटम है बी पे 0 हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट। अच्छा जी, स्टेट द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट, आपने को बता दिया। व्हाट इज द क्वांटिटी, फोर्स। A beta particle now enters in an electric field along the same path as alpha particle and with the initial speed. Calculate the kinetic energy of beta particle at A. इसकी kinetic energy निकालनी है। Kinetic energy का फॉर्मूला आपको आता है half mv square, half mass of beta, mass of electron होता है basically 9.1 into 10 power -31 किलोग्राम। डेटा शीट पे मिल जाएगा 9.1 into 10 power -31। वेलोसिटी कितनी है, 4.1 into 10 power 6 का स्क्वायर। सब कुछ करने के बाद आंसर आ रहा है 7.7 into 10 power -18 जॉल्स काइनेटिक एनर्जी आ गई बीटा पार्टिकल। State and explain the differences between electric force
on beta particle in electric field and electric force on alpha particle. और एक तो alpha particle पे force और beta particle पे forces are in opposite direction. ठीक है, because इनका opposite charge है ना. Forces are in opposite directions as alpha is positively charged and beta is negatively charged. If state and explain. बता दिए फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि चार्जेस ऑपोजिट है. अच्छा, फोर्स अल्फा पे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें डबल पॉजिटिव चार्ज. फोर्स का फॉर्मूला है ना, F is equal to QE. So force is proportional to charge. Force on alpha is greater than force on beta. Beta लिख देंगे as charge on alpha is greater than charge on beta. इस पे 2 times E charge है, इस पे negative E charge. Magnitude of charge होगा तो वो है greater. Beta particle is produced by the decay of a nucleus state the name of another lepton. तो beta particle निकलते तो क्या निकलते हैं आप सबको पता है, एंटी न्यूट्रिनो. ये बार है ना, तो इसके ऊपर भी बार होती है, बार होती है एंटी न्यूट्रिनो, तो बता देंगे. For a progressive wave or a stress string state, what is meant by amplitude? Amplitude के क्या मतलब होता है? Amplitude का मतलब होता है maximum distance or displacement from a mean position. ठीक है? Maximum displacement from a mean position. आप string के reference से बात कर रहे हैं. Maximum displacement from the string when it is straight. Maximum displacement, maximum distance या maximum displacement बता देंगे आप. Light from our laser light wavelength इतनी है. Calculate the period. Wavelength पता है, period निकालना है, time period निकालना है. तो time period का फॉर्मूला होता है 1/f. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी निकालनी है. V is equal to क्या होता है, f lambda. Speed of light होती है इसकी. लेजर है ना, 3 into 10 power 8. f की वैल्यू कितनी है, फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. ठीक है, तो f into lambda कितना है, 690 into 10 power -9. यहाँ से f आ जाएगा. f की वैल्यू आ जाएगी 3 into 10 power 8 over 690 into 10 power -9. ये f आ गया. और इस तरह से प्रोपर टाइम पीरियड क्या होता है, उसको उल्टा कर 690 into 10 power -9 over 3 into 10 power 8. सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 2.3 into 10 power -15 seconds. Two source interference pattern. लाइट आ रही है लेजर लाइट से, डबल स्लिट पे पड़ रही है, डबल डिस्टेंस. लाइट फ्रॉम अ लेजर लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डबल slit. A screen is parallel to the double slit. Interference fringes are observed on a screen distance d from double slit. The separation is a. The light of wavelength lambda. The separation x of the centers of adjacent bright fringes measured for different values of d. Okay. The variation x and d is shown. The gradient is g. Determine the expression in terms of g and lambda for a. Gradient g के. Okay, इसका gradient g के इक्वल. हमें पता है जब भी स्ट्रेट लाइन होती है हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, y is equal to mx plus c. y एक्सिस पे जो y के नीचे लिख लें, m ग्रेडियंट के इक्वल है, y एक्सिस पे है जिसको y पे लिख दें, और ये y इंटरसेप्ट क्या है, 0. अब कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें x भी आता है और d भी आता है, हमें पता है x is equal to lambda d over a होता है. lambda d over a होता है. तो अब g किसके इक्वल है, इसकी जगह पे आ रहा है, इसकी जगह पे आ रहा है. g is equal to lambda over a. a का निकालना, a is equal to lambda over g हो जाएगा.
A is equal to एक एक्सप्रेशन निकालना, A is equal to lambda over G. The experiment is repeated with the separation 2A. Experiment is repeated with the separation 2A. The wavelength of light is unchanged. 2A से repeat किया experiment. On figure draw a graph. जब 2A होगा, देखो gradient, ये gradient is inversely proportional to A, lambda G. जब ये multiply by 2 होगा, 3 divided by 2 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आधा. आपकी लाइन क्या बनेगी? U स्क्वायर बनेगी यहाँ, half the gradient. ठीक है जनाब. नेक्स्ट ओके, कहते हैं जी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ दिस मच इज मेड ऑफ रेजिस्टिविटी सो दैट रेजिस्टेंस इज R is equal to rho L over A. सब वैल्यूज हैं बेटा डाल दो. रो कितना है? रो 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 5 into 10 power minus 7. L कितना है? 2. A कितना है? 3.3 into 10 power minus 7. सॉल्व किया सब कुछ करने के बाद आंसर आ रहा है 3. 2 हो गया. अच्छा भैया कहते हैं the ends of resistance wire are connected to the terminal X and Y. उस वायर के टर्मिनल X and Y से कनेक्ट. ठीक है, ये बताइए बेसिकली एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 3 होगी. The cell has EMF 1.5. The internal resistance R. The potential difference between X and Y is 1.2 volt. इसको 1.2 मिल रहा है, इधर से इधर 1.2 वोल्ट मिल रहा है. टोटल 1. इसको फिर कितना मिल रहा होगा? 0.3, 1/4. रेजिस्टेंस 1/4. कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. करंट इन द सर्किट निकालना है. इसकी दोनों चीजें पता है आपको, V भी पता है, R भी पता है. इसका जो वायर का करंट है वही बैटरी का करंट है ना. ये टोटल सीरीज सर्किट है, करंट हर जगह पे सेम है. V is equal to IR, I is equal to V over R. What is V? 1.2 over 3, 0.4 amperes. 0.40 एम्पियर, 260. ठीक है, डाटा 260. The internal resistance. Internal resistance निकाल. Internal resistance. तो V is equal to IR लगा दो. इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज मिल रही है? 0.3. इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज मिल रही है? टोटल ईएमएफ कितना है आपका? टोटल ईएमएफ 1.5 है. इसको 1.2 मिल रही है तो उसको 0.3 मिल रही है. करंट कितना है? 0.4. R निकाल लें. R is equal to 0.3 और 0.4 याद है 0.75 ohms. ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, रेशियो से भी निकाल सकते हैं. देखो ना, ये वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो. ये ना रेजिस्टेंस रेशियो क्या है? V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 भी लिखा सकते हैं. V1 कितना है? 0.3 मिनट. V2 कितना है? 1.2. R1 फाइंड आउट करना है. R2 कितने हैं? 3 मिनट. सॉल्व करेंगे तो भी आंसर. A galvanometer and EMF E of negligible internal resistance are connected to सबके potentiometer बन गया. Galvanometer आ गया. The resistance wire between X and Y has a length 2 meters. इसकी length 2 meters है. ये length जो है ना 2 meters. The galvanometer has reading 0 when the point P is adjusted so that XP is 1.4. ये length 1.4. Determine the EMF of the cell. इसका EMF फाइंड आउट करें. इसका EMF कैलकुलेट. तो रेशियो प्रोपोर्शन लगा लें. कहता ना वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ
तो V1 ओवर L1 इज इक्वल टू V2 ओवर L2। V1 कितना है, इसका निकालना है, V1 EMF की लेंथ 1 कितनी है 1.4। V2 कितना है, इसको कितनी वोल्टेज मिल रही थी, पूरी लेंथ को पीछे पार्ट में था 1.2 वोल्ट मिल रही थी, और लेंथ 2 कितना है 2। E इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 0.84। EMF आ गया 0.84 वोल्ट। In circuit 6.2 is modified by replacing the original resistance wire with the second resistance wire. The second resistance wire has same length as the original wire and made of same metal. The second wire has smaller cross section area. Area कम तो उसकी resistance ज़्यादा. The connection P adjacent to the second wire so that the galvanometer has zero reading. State whether the XP length is shorter than, longer than, shorter or longer. अब अपने एक और वायर सर्किट पे दोबारा बना। पहले क्या था, इतनी लेंथ को, इस लेंथ को कितनी वोल्टेज मिल रही थी, इस लेंथ के क्रॉस वोल्टेज थी 1.2 वोल्ट और से मिल रही थी 0.3 वोल्ट, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 3 ओम। अब आपने क्या किया, मैं दोबारा अलग से बना रहा हूँ, रेजिस्टेंस वायर को दूसरे कलर से बना देते हैं आपको समझाने के लिए। रेजिस्टेंस वायर बेटा पहले क्या था, इसकी रेजिस्टेंस थी 3 ओम्स और इसकी रेजिस्टेंस थी 0.75 ओम्स। अब इसका एरिया कम है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, अब इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। ये 1.5 है ना, अब पहले कितनी मिली थी इसको 1.2, अब सपोज को मिल रही है 1.4, सपोज 1.4 इससे कितनी मिल रही है 0.1। तो अब क्या है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ बढ़ गई है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो गई है। पहले 1.4 वोल्ट की लेंथ पूरा आता था ना, अब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो गई, अब ये कम लेंथ पे पूरा आएगा, अब ये कम लेंथ पे पूरा आएगा, कम, तो लेंथ विल डिक्रीज, क्यों, ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। पहले एक्स वाई लेंथ की रेजिस्टेंस 3 ओम्स थी, इसको 1.2 वोल्ट मिल रही थी, और 1.4 मीटर के ऊपर 1.4 मीटर के ऊपर 1.4 मीटर के ऊपर इसकी वोल्टेज 0.84 वोल्ट पूरा आ जाता। अब क्या हुआ, अब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो इधर वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ज्यादा मिलेगी। 0.84 मूव करने के लिए, 0.84 वोल्टेज के लिए आपको कम आगे तक जाना, पीछे तक मिल जाएगी, तो लेंथ विल बी स्मॉलर, लेंथ विल बी शॉर्टर। यही बताना है आपको कि लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेंथ छोटी क्यों हो जाएगी, दोबारा सुन लें अगर आपको क्लियर नहीं है। पहले क्या था, पहले सपोज कर लें इतनी लेंथ पे मिल रहा था ना बैलेंस पॉइंट, ये लेंथ कितनी थी 1.4 मीटर्स, और इसको अक्रॉस कितनी वोल्टेज थी, जितना सेल का ईएमएफ 0.84 वोल्ट, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी 2 मीटर्स, 2 मीटर को कितनी वोल्टेज मिल रही थी 1.2, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 3 ओम्स, इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 0.75 ओम्स। अब एरिया कम है, जो न्यू वायर बनेगी ना, न्यू वायर एक्स वाई न्यू वायर है, अब इसकी जो रेजिस्टेंस है सपोज 5 ओम्स, तो अब इधर एक्स वाई के जो है ना, इस 2 मीटर लेंथ को ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। तो जब 3 ओम थी तो वोल्टेज मिल रही थी 1.2 वोल्ट, चलिए मैं इसको 6 ओम्स कर देता हूँ, 6 ओम्स बेटा, जब ज्यादा होगी पारल, जब तो इस पूरी लेंथ को ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, पूरी लेंथ को ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। 2 मीटर को ज्यादा वोल्टेज मिल रही है, तो 1.4 मीटर्स को भी ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। किससे ज्यादा मिलेगी 0.84 से ज्यादा मिलेगी। तो हमें 0.84 करना है, तो हमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एक्स की तरफ मूव करना, पीछे लाना। पहले इतनी लेंथ को 0.84 मिल रहा था, अब शायद इतनी सी लेंथ को 0.84 मिल, ठीक है, 2 मीटर को ज्यादा मिल रहा है, हमें पीछे मूव करना। ठीक है, पेपर खत्म। तो थैंक यू सर।